नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में वोट चोरी पर हुए बड़े खुलासे की, असम में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, जानेंगे लद्दाख के लोगों में क्यों नहीं थम रहा मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने चला कौन सा दांव, देखेंगे राहुल गांधी किन देशों की यात्रा पर हुए रवाना और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बरेली हिंसा में बड़ा एक्शन, मौलाना तौकीर रजा को किया गया गिरफ्तार, अब तक 40 लोग किए गए गिरफ्तार, 2000 पर एफआईआर दर्ज। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में फिर बढ़ाई गई अफसपा की अवधि। जाति आधारित रैलियों पर रोक से भड़के संजय निषाद, योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाने की कही बात। तेलंगाना सरकार ने एक और वादा किया पूरा, पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को 23% से बढ़ाकर किया 42%, विधानमंडल से पास हुआ विधेयक। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव को लेकर वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है और इसलिए वो भी सवालों में घिर गई है। इस बीच बिहार की वोटिंग लिस्ट में बड़ी धांधली की खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में भी अब महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल हो गया है। वोटर लिस्ट में लाखों नाम जोड़ दिए गए और किसी को खबर तक नहीं मिल पाई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अचानक ही बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों की संख्या 3,57,71,306 थी, जो अब बढ़कर 3,72,57,477 हो गई है। यानी एक साल में करीब 14,86,000 नई महिलाएं मतदाता सूची में शामिल हुई और इसमें से अधिकांश के खाते में 10-10 हजार रुपए भी पहुंचा दिए गए। 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया है। मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। एक जिले में 50-50 हजार वोटर बढ़ाए गए हैं। यानी इन जिलों में अब वो महिला वोटर जो पिछले कुछ ही दिन पहले वोटर लिस्ट में शामिल हुई है, वो हार जीत तय करेंगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है उसमें 7 से 8 लाख और महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। यानी ये संख्या 22 से 23 लाख तक पहुंचती दिख रही है, जो बिहार के महिला मतदाताओं की संख्या का करीब 6% से भी ज्यादा होगा। चुनाव से ठीक पहले जो खबर सामने आई है उससे महागठबंधन की चिंता बढ़ते जरूर दिखाई दे रही है। अब महागठबंधन के नेताओं की तरफ से जल्दी ही इस वोटिंग लिस्ट को लेकर बड़े खुलासे करने की तैयारी हो रही है। वैसे राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि चुनाव आयोग अभी 65 लाख लोगों के नाम काट रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इतने नाम जोड़ भी दिए जाएंगे। जो दावे राहुल गांधी कर रहे थे वो सच होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा आदेश दे सकता है। वोटिंग लिस्ट में महिला वोटरों को जोड़ा गया और उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए गए, जिसे वोट खरीदने के लिए रिश्वत का खेल भी कहा जा रहा है। पर क्या ये रिश्वत बीजेपी को चुनाव जिता पाएगी या फिर वोटर लिस्ट की धांधली बड़ा खेल कर जाएगी? राहुल गांधी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी बिना धांधली के जीत ही नहीं सकती। ये असम में सच होता भी दिखा है, जहां बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एक तरफ बिहार का विधानसभा चुनाव होना है तो दूसरी तरफ असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, जिससे पार्टी की राज्य में नींव हिलती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि असम में 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो असम में बीजेपी को बड़ी आसानी से हरा देगी। और अब जो चुनाव नतीजे असम से सामने आए हैं उससे कांग्रेस के ये दावे सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। बीटीआर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में बीजेपी की बड़ी हार हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी यहां क्षेत्रीय दलों से भी पीछे रह गई है। नतीजों की बात करें तो कुल सीटें 40 थी और बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। बीपीएफ को 28 सीटें मिली, बीजेपी को 5 तो वहीं यूपीपीएल को 7 सीटें मिली। बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 40 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। यानी चुनाव में बीपीएफ को अकेले अपने दम पर बहुमत मिल गया है। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त है, वहीं यूपीपीएल को मात्र 7 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ी थी। इसकी वोटिंग 22 सितंबर को हुई थी और इस चुनाव में 316 उम्मीदवार मैदान में थे। ये नतीजे बता रहे हैं कि बीटीआर चुनाव में जनता ने साफ कह दिया है कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में वो बदलाव की तरफ देख रही है। यह हार बीजेपी के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है।
असम में बीजेपी के खिलाफ जनता ने फैसला सुना दिया है तो लद्दाख में भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। लेह में बीजेपी के कार्यालय को तो पहले ही फूंक दिया गया था और अब ये गुस्सा पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से और बढ़ गया है। पूरे लद्दाख में तनाव दिखाई दे रहा है। सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, जिसके बाद लेह के हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच वहां इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू जारी रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी सरकार की इस कार्रवाई को अपनी आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गीतांजलि ने कहा कि मेरे पति के साथ बिना किसी सुनवाई के अपराधी जैसा व्यवहार किया गया, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। भाजपा को खुद को हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म का आधार सत्य है, जबकि भाजपा की नीतियों में यह सत्य नहीं दिखता। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने वांगचुक पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि वो लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के जिम्मेदार हैं, जबकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक को हिंसक प्रदर्शन ही करना था तो फिर उन्होंने इतने दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों किया और प्रदर्शन हिंसक होते ही अपना अनशन क्यों तोड़ दिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वो मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं। विपक्षी नेता और सोशल मीडिया पर जनता सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रही है। ये मुद्दा अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा गर्माएगा, ये बात तय मानी जा रही है। लद्दाख की घटना के चलते बीजेपी बैकफुट पर है। विपक्ष सवाल कर रहा है तो सवाल बिहार चुनाव को लेकर भी हो रहे हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। महागठबंधन को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आरजेडी ने कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उम्र हो गई और अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है। हम नई सोच के हैं और नया बिहार बनाना है। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहेंगे, अब उम्र हो गई। अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। एनडीए पर वार करते हुए तेजस्वी ने आगे कहा कि एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाकर रखा है। जब हमारी सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि पावर बैंक बनेगा। इस कार्यक्रम से पहले तेजस्वी ने हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब मांझी ना तो आरक्षण पर बोलते हैं, ना ही शराबबंदी पर कुछ भी बोलते हैं। वो व्यक्तिगत स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं। समाज को धोखा देने का काम मांझी जैसे लोग कर रहे हैं। वे सत्ता के सुख के लिए एनडीए के साथ हो लिए, वहीं पहले जिन मुद्दों पर भाजपा और नीतीश सरकार का विरोध करते थे, लालू यादव का समर्थन करते थे, आज उससे उलट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी मिल गई है। यानी देखा जाए तो अपनी बिहार अधिकार यात्रा के बाद भी तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जहां वो एनडीए सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब इसका चुनावों में महागठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है, ये देखना होगा। तेजस्वी यादव की सक्रियता ने एनडीए की नींद उड़ा दी है, तो मोदी सरकार की भी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर पहुंच गए हैं। वो अमेरिका सहित 4 देशों की यात्रा पर हैं, जहां उनकी तमाम विदेशी नेताओं से मुलाकात होगी। इसके अलावा छात्र और विशेषज्ञों से भी वो चर्चा करेंगे। तो क्यों राहुल की यात्रा से मुश्किल में आई बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी दौरे पर हैं। ये यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और दक्षिण अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा देने वाला कदम मानी जा रही है। राहुल की इस यात्रा का कांग्रेस ने पूरा प्लान बताया है। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी व्यापारिक नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे, ताकि अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर भारत के लिए व्यापार और साझेदारी के नए अवसरों की खोज की जा सके। ब्राजील, कोलंबिया और अन्य देशों में वो विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जिससे वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी के साथ विचार विमर्श को बढ़ावा मिले। कांग्रेस ने इस यात्रा को ऐतिहासिक महत्व बताया है। पार्टी का कहना है कि भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से गहरे संबंध रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान के नए रास्ते खोलेगी।
ये यात्रा भारत की लोकतांत्रिक विपक्ष की वैश्विक साझेदारी को आकार देने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि राहुल कितने दिन की यात्रा पर हैं। खैर, अमेरिका से मिलते झटकों के बीच राहुल की यात्रा कितनी सफल रहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल की यात्रा पर पूरे देश की नजर है, तो मोदी सरकार की नजरें इस समय चुनावी राज्यों पर टिकी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, लेकिन शाह का एक बयान अब बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हाल ही में बंगाल के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करे। शाह के इस बयान पर अब टीएमसी की तरफ से तीखा पलटवार किया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोनार बांग्ला को लेकर शाह को सीधी बहस की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि शाह सोनार बांग्ला की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सोनार बिहार बनाया? क्या वो सोनार गुजरात, सोनार महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश बना पाए? अमित शाह जी कहते हैं कि भाई तृणमूल के तरफ से झूठ बोला जा रहा है। आप चुन लीजिए कौन सा चैनल में आपको बैठना है, कितना बजे बैठना है। आप तो चैनल भी आपका है, पत्रकार भी आपका है, समय भी आप तय कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा इंफॉर्मेशन लेके, डॉक्यूमेंट लेके। 2 लाख करोड़ आप किस हक पे और किस आधार पे आप रोक के रखे हैं? आप सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं? भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या? आप पूछे? गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे हैं, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, सोनार महाराष्ट्र बना क्या? सोने का गुजरात बना क्या? सोने का उत्तर प्रदेश बना क्या? जरा पूछिए उनसे। ये जो पैसा आप बंगाल से लेके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, बिहार में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। तो सोने का मध्य प्रदेश बना या सोने का उत्तर प्रदेश बना या सोने का बिहार बना? एक ही चीज अगर बंगाल में होता, अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ तो कुछ मीडिया के लोग दिखाने लग गए भाई बंगाल का हाल देखो। भाई 300 mm बारिश अगर 4 घंटे में होता है तो स्वाभाविक है, थोड़ा दिक्कत सबको होगा। हर चीज में अगर राजनीति करना ही है तो आप बंगाल का विल पावर भी देखिए। 48 घंटे में आज आप यहीं से चल के आए, कोई चल के आए, कोई गाड़ी में आए, कोई बस में आए, कोई ऑटो में आए। भाई पहुंचे कैसे यहाँ पे? अगर पूरा कलकत्ता में बारिश होगा तो अमित शाह घूम कैसे रहे? अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार पर पश्चिम बंगाल को कथित तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए का बकाया नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि शाह हमें मिलने वाले 2 लाख करोड़ रुपए कब जारी करेंगे? अगर वो कहते हैं कि टीएमसी झूठ बोल रही है तो वो जहां कहे मैं तथ्यों और आंकड़ों के साथ बहस करने के लिए आऊंगा। टीएमसी सांसद ने अमित शाह को डिबेट की चुनौती दे दी है, बीजेपी शासित राज्यों की दशा पर सवाल कर दिया है। तो सवाल मोदी सरकार के एक फैसले को लेकर भी हो रहा है। सरकार अब संसदीय समिति के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो क्यों मोदी सरकार के प्लान पर उठ रहे हैं सवाल? देखिए रिपोर्ट। अब तक तो मोदी सरकार में सिर्फ अधिकारियों के ही कार्यकाल बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये प्रयोग संसदीय समिति पर भी शुरू हो गया है। संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाएगा, जिसका फायदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिल सकता है, जो वर्तमान में विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति का अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की तरफ से ही थरूर का नाम तय किया गया था और अब ये तय माना जा रहा था कि 26 सितंबर को संसदीय समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस थरूर की जगह किसी दूसरे सांसद को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन सरकार की मंशा पूरी हो जाती है और वो संसदीय समिति का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा देता है, तो फिर थरूर ही विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। वैसे तो विपक्षी दल भी चाहते हैं कि संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी एक डिमांड और भी है कि अगर पार्टी और सांसद चाहे तो समिति के अध्यक्ष को बदल दिया जाए। अब कांग्रेस की ये डिमांड मान ली जाती है तो समिति के सदस्यों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ समितियों के अध्यक्ष जरूर बदले जा सकते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि समिति के सदस्यों का चयन संबंधित राजनीतिक दलों की तरफ से होता है। उनकी तरफ से अपने कोटे के आधार पर नाम भेजे जाते हैं और फिर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से नामों का ऐलान किया जाता है। लेकिन सियासी दलों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी सदस्य को समिति से निकलवा सके। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पाकिस्तान डबल इंजन से चलने वाला देश है।
उनमें से एक इंजन आर्मी का भी है। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी वो 2 इंजन लगाकर चल रहा है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। जो प्यार वो अमेरिका के लिए अंग्रेज़ी में जताता है, उसी को वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके चाइना को सुना रहा है। मतलब दोनों हाथों में जनाब के लड्डू हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको साथ कर शाहबाज शरीफ नए विश्वगुरु बनने के चक्कर में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।